फ्रेंड जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट किए एनसीईआरटी नोट्स भारतीय इतिहास जो क्लास 6 से 12 तक का ओल्ड प्लस न्यू है। ये बुक यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, बीपीएससी, सुपर टेट जैसे सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्र राजवंश। हमने प्लासी के युद्ध तक कर लिया था, ब्लैक होल की घटना तक कर लिया था। अब हम करेंगे प्लासी के युद्ध का। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जीएस स्टडी को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि ये वीडियो जब आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1754 में हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी में 23 जून 1757 को युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर तथा उसके अन्य सहयोगियों ने भाग नहीं लिया। इस प्रकार प्लासी के युद्ध में नवाब की पराजय हुई और इस युद्ध में मीर मर्दान और मोहन लाल ने नवाब के साथ दिया और नवाब को पकड़ लिया। इस युद्ध में मीर मर्दान और मोहन लाल ने नवाब का साथ दिया तथा नवाब को पकड़ लिया और मीर जाफर के बेटे मीरन ने नवाब की हत्या कर इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और तथा सिराजुद्दौला की सेना नेतृत्व मीर जाफर तथा राजा दुर्लभ राय ने किया था। युद्ध में मीर जाफर की गलत रणनीतियों के कारण सिराजुद्दौला युद्ध भूमि में मारा गया। इस युद्ध ने भारत की राजनीतिक के स्वरूप बदल दिया। मीर जाफर का शासन 1757 से 1760 ईस्वी तक था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया तथा कलकत्ता के समीप 24 परगने की जमींदारी भी प्राप्त हुई। कलकत्ता पर आक्रमण के हर्जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी को और नगर के व्यापारियों को 1,77,00,000 रुपया दिया तथा साथ ही अधिकारियों को रिश्वत भी दी गई। प्लासी के युद्ध के उपरांत भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत और नवाबों की कठपुतली बन गए। यद्यपि मीर जाफर ने कंपनी की सहायता से ही गद्दी प्राप्त की थी, किंतु वह पश्चाताप करने लगा क्योंकि कंपनी का उपहार और रिश्वत संबंधी मांगों से उसका खजाना खाली होने लगा। मीर कासिम के 1760 से 1763 तक शासन किया। कंपनी ने अक्टूबर 1760 में मीर जाफर की स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। कंपनी ने अक्टूबर 1760 में मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। मीर कासिम नवाब बनते ही कंपनी के वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव के जिलों को जमींदारी सौंप दी। मीर कासिम एक योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था। वह बंगाल में अंग्रेजों के लिए खतरा बन गया। मीर कासिम ने यह महसूस किया कि स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु धन और कुशल सेना की आवश्यकता है, अतः उसे राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त कर यूरोपियों के आधार पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना का गठन का प्रयास किया। उसके साथ ही नवाब ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान कंपनी के नौकरों तथा दुरुपयोग रोकने के प्रयास कर रहा था, जबकि इन नौकरों की मांग थी कि उनका माल चाहे आयात के नियत हो या निर्यात के, उस पर कोई चुंगी कर नहीं लग जाए। नवाब ने भारतीय व्यापारियों और सौदागरों के हित के लिए अनेक कार्य किए तथा चुंगी असूली समाप्त कर दी, जो पहले भारतीय व्यापारियों को देनी होती थी। इस प्रकार अंग्रेज भारतीय व्यापारियों एवं अंग्रेजों के व्यापारियों को व्यापार में समानता का अधिकार देने को तैयार नहीं थे। इन्होंने भारतीय व्यापारियों पर पुनः कर लगाए जाने की मांग की। फिर कासिम ने इन्हीं नीतियों के कारण कंपनी ने उसे हटाने का निर्णय लिया। बक्सर का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था और 1763 ईस्वी में लड़ाई हुई, जिसमें मीर कासिम की सेना पराजित हो गई तथा नवाब को बंगाल, बिहार और पलायन करना पड़ा। पराजित होने के पश्चात मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला, तत्कालीन मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता किया और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में इन तीनों सहयोगियों को कंपनी की सेना हाथों पराजित होने पड़े। यह युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध में से एक था, क्योंकि इसने बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना अंग्रेजी की सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के निर्वाध शासक बना दिया। नजमुद्दीन दौला 1765 ईस्वी में
गद्दी पर बैठा और 1763 में अंग्रेजों और मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया तथा कंपनी और उसके अधिकारियों के लिए बड़ी रकमें ली गई। मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके दूसरे पुत्र नजमुद्दौला को गद्दी पर बैठाया गया। अंग्रेजों ने 20 फरवरी 1765 को नजमुद्दौला को एक नई संधि पर हस्ताक्षर करवाया। इस संधि के अनुसार नवाब को अपनी सेना भंग कर देना तथा बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार के माध्यम से संचालित करना था, जिसकी नियुक्ति कंपनी करनी थी, जिसे कंपनी ने स्वीकृति के बिना हटाया नहीं जा सकता था। इस प्रकार कंपनी ने बंगाल के प्रशासन निजामत पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद प्रयागराज में क्लाइव, जो उस समय कंपनी का गवर्नर था, उसके साथ इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियाँ की। दैत शासन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के वास्तविक स्वामी बन गए और कंपनी की सेना का बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो गया और राजनीति की संपूर्ण शक्ति उसके अधीन हो गई। दीवान के रूप में कंपनी प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूलने लगी। इस प्रकार कंपनी को अपना उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया। कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। इस व्यवस्था को दोहरी या दैद सरकार कहा गया। इस व्यवस्था को दैद शासन में कंपनी का सत्ता पूर्ण अधिकार हो गया, जबकि उसके ऊपर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं था। अवध यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्नासा नदी तक विस्तृत था। अवध राज्य पर शासन करने वाला प्रमुख शासक निम्न है। सआदत खां बुरहान उल मुल्क 1722 से 1739 ईस्वी तक था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क था। इसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। सआदत खां मुगल सेना में एक अफसर था और इसने सैयद बंधुओं को हराने में सहायता की थी। सआदत खां की नियुक्ति के समय बगावती जमींदारों ने मालगुजारी देने से मना कर दिया और अपनी निजी सेनाएं गठित की तथा किले बनवाए और शाही सरकार की अवज्ञा की। अतः सआदत खां को उनके साथ संघर्ष करना पड़ा। सआदत खां ने बड़े जमींदारों को अनुशासित किया तथा वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की। जमींदारों द्वारा नियमित भू राजस्व अदायगी का वचन देने में इसने पराजित जमींदारों को हटाया नहीं। सआदत खां ने 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्ती रेवेन्यू सेटलमेंट किया। इसने भू लगान लगाकर किसानों को विस्तृत सुधार किया। सआदत खां ने जागीरदारी प्रथा को जारी रखा और 1739 में अपनी मृत्यु के पूर्व वह स्वतंत्र हो गया और उसने प्रांतों को अपनी वंशगत संपत्ति बना लिया। सफरजंग का शासन 1739 से 1754 ईस्वी तक था। सआदत खां की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा और दामाद सफरजंग बना। 1748 में सफरजंग को साम्राज्य का वजीर बना दिया गया और इसके अतिरिक्त उसे इलाहाबाद के प्रांत भी दिया गया। सफरजंग का शासन 1748 से 1754 ईस्वी तक था। इसने बगावती जमींदारों को दबाया तथा मराठों से मित्रता की। यह राजपूत सरदारों की वफादारी प्राप्त करने में सफल रहा। सफरजंग ने रुहेला में बंगस पठानों से लड़ाइयाँ लड़ी और बंगस नवाबों के विरुद्ध 1750 से 1751 की लड़ाई के समय इसे मराठों के सैनिकों की सहायता और जाटों का समर्थन मिला। सफरजंग ने पेशवा को उत्तर पश्चिम में भारत के कुछ क्षेत्रों में चौथ असूली का अधिकार देने के लिए समझौता की स्वीकृति दे दी, किंतु यह अस्तित्व में नहीं आ सका। सफरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने नौकरियों देने में हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य भेदभाव नहीं किया। उसकी सरकार में सबसे उच्च पद एक हिंदू नवाब राय आसीन था। 1753 में बादशाह ने सफरजंग को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया और 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला 1754 से 1775 ईस्वी तक शासन किया। सफरजंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शुजाउद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर के युद्ध भी लड़ा, किंतु वह युद्ध में पराजित हुआ। बाजिद अली शाह यह 1847 से 56 ईस्वी तक शासन किया। यह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1754 में अंग्रेज अधिकारी आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध का अंग्रेजों साम्राज्य में विलय कर लिया। मैसूर हम कल पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।